हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 का पहला अध्याय यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इस वीडियो में मिलने वाला है सबसे बेहतरीन कंटेंट। पर लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम दो मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। तो ये रही दो लाइनें आपके लिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। हौसले और जज्बे के साथ कितना भी लंबा फासला तय करके आप अपनी मंजिल और मुकाम पा सकते हैं। तो इसी हौसले और जज्बे के साथ चलते हैं इस वीडियो की इंडेक्स पर यानी कि विषय सारणी पर। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों से और उसके बाद हम जानेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। तो यह रहा आपके लिए पहला प्रश्न। फोटोकॉपी मशीन सबने देखी है। क्या आपको पता है कि यह मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑब्वियसली आंसर इस चैप्टर से जुड़ा ही होगा। सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और सवाल आपके लिए। खराब मौसम में कई बार आपने बिजली चमकते हुए देखी है, तो आकाश में यह तड़ित क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे क्या कारण है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी कार के हैंडल को टच किया हो, आप बस में बैठे हो सीट पर और आपने लोहे के किसी हिस्से को टच किया हो और अचानक से झटका लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कोई कारण अगर आपके ध्यान में हो तो बताइएगा। और अगर आपको इनके जवाब ढूंढने हो तो एनसीईआरटी बुक खोलिए, शुरुआत की 5-6 लाइनें पढ़िए, आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। चल, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, बलों और विभव के बारे में बात करते हैं। 3 मुख्य क्वांटिटीज हैं इस स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, विभव और बल। यहां पर 2 प्रकार के आवेशों की चर्चा होगी। एक है स्रोत आवेश जिसने क्षेत्र उत्पन्न किया है। यह जो स्रोत आवेश है यह सदैव स्थिर होना ही चाहिए। एक होगा परीक्षण आवेश जो उस बल का अनुभव करेगा। परीक्षण आवेश स्थिर भी हो सकता है और चलायमान भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने बोहर के नियम का प्रयोग करते हुए परमाणु के लिए कुछ सूत्र व्युत्पन्न किए थे, उसमें आपने नाभिक को स्थिर माना था। स्थिर नाभिक के विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन चलायमान है, तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हो गया परीक्षण आवेश, और जो स्थिर नाभिक है वो हो गया स्रोत आवेश जिसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, और वह विद्युत क्षेत्र उस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है कूलाम बल या वैद्युत बल। ठीक है ये बात। ऐसा ही अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में आप मान सकते हैं। एक सोने की पतली पट्टिका है, परत है, वो सोने की परत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है और अल्फा कण प्रक्षेपित किया जाता है सोने की पट्टिका की तरफ। तो अल्फा कण तो हो गया आपका कैसा? प्रेक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, और सोने का नाभिक हो गया आपका स्रोत आवेश जो कि स्थिर है। तो परीक्षण आवेश गतिशील भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है। स्रोत आवेश हमेशा क्या होना चाहिए? स्थिर। याद रखिएगा ये बात। बढ़ते हैं इससे आगे। हमने 3 तरह के आवेश लिए, स्थिर आवेश, नियत वेग से गतिशील आवेश और त्वरित आवेश। जो स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, चूंकि आवेश जहां पर भी है उस पिंड का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। पर स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न नहीं करेगा। आइए देखते हैं ये बात। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बिल्कुल सही बात है। स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। स्थिर आवेश गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा क्योंकि आवेश किसी पिंड पर है और उस पिंड का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान तो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता ही है। स्थिर आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करेगा। नियत वेग से गतिशील आवेश की बात करें तो यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और गुरुत्वीय क्षेत्र तो करेगा ही करेगा। हर आवेश गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा क्योंकि आवेश में कुछ द्रव्यमान तो है ही। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करता है। अब बात करते हैं त्वरित आवेश की।
त्वरित आवेश से हमारा आशय ऐसे आवेश से जिसकी चाल चाहे बढ़ रही हो, चाहे घट रही हो, या घट बढ़ रही हो, या जिसके वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, या आवेश दोलन कर रहा हो। तो इस तरह के त्वरित आवेश जो हैं वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करते हैं। एग्जाम में कई बार ये ऑब्जेक्टिव सवाल आया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, तो उसका जवाब आएगा त्वरित आवेश। ये बात समझ में आई? किसी ने पूछा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, तो बच्चों उसका जवाब आएगा गतिमान आवेश। चाहे वो नियत वेग से चल रहा हो, चाहे परिवर्ती वेग से चल रहा हो, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। दो बढ़िया प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों आप साथ साथ लिखें। दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स वो होते हैं जो आप अपने हाथ से लिखते हैं। तो दो बढ़िया प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र तो गतिमान आवेश उत्पन्न करेगा, चाहे उसकी गति नियत हो, चाहे उसकी गति परिवर्ती हो। विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल और केवल त्वरित आवेश उत्पन्न करेगा। ठीक है ये बात? चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब एक प्रश्न और है आपके सामने कि वैद्युत आवेश क्या है। आपको इसका कोई जवाब पता है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। किसी छोटी क्लास में आपने पढ़ा हो, 9th में 10th में कभी कुछ सुना हो, फटाफट से उत्तर बताइए भाई, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। बच्चों इसमें मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश की परिभाषा दुनिया की किसी अच्छी किताब में नहीं मिलेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एनसीईआरटी बुक खोलिए और मुझे उसमें वैद्युत आवेश की परिभाषा ढूंढ के बताइए कि इस पंक्ति में यहां वैद्युत आवेश को परिभाषित किया हुआ है। पूरी किताब ने वैद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़ा रखे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी हैं, पर वैद्युत आवेश क्या है ये किसी को नहीं पता। अगर आप पता कर सकते हैं तो आपको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलना तय है। यह फिजिक्स का एक अनसुलझा अनुत्तरित सवाल है कि वैद्युत आवेश क्या है। हम उसके कुछ गुणधर्म जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, पर खुद आवेश क्या है इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ऐसे फिजिक्स में कुछ और भी प्रश्न है, जैसे समय क्या है। हम सब समय को महसूस करते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पर समय क्या है, क्या आप इसे शब्दों में परिभाषित कर पाएंगे? कर पाएंगे तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और प्रश्न छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं इसका भी कोई जवाब नहीं है, बस ये देखा गया है कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित कर रहे हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका अब तक के भौतिक विज्ञान में कहीं कोई समाधान या जवाब उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न मैं तो खाली छोड़ रहा हूं, आप में से कोई इनका जवाब बता पाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चूंकि विद्युत आवेश क्या है ये तो हमें नहीं पता, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ खास खास बातें, इसकी इकाई, इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र इत्यादि, और फिर हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश से संबंधित गुणधर्म। तो आप अपनी नोटबुक तैयार रखें, हेडिंग लगाएं और हर एक बात अपने हाथ से लिखें। आपकी तैयारी निसंदेह बेहतरीन होगी। ओके चलिए, वैद्युत आवेश जो है एक व्युत्पन्न और अदिश राशि है। व्युत्पन्न राशि का मतलब इसका व्युत्पन्न किसी से किया गया है, ये मूलभूत राशि नहीं है। जैसे आवेश Q बराबर आप लिखते हैं धारा, विद्युत धारा इंटू समय। यहां विद्युत धारा एक मूलभूत राशि है और समय भी एक मूलभूत राशि है। इनकी गुणा करके आपने एक राशि व्युत्पन्न की जिसका नाम दे दिया आपने वैद्युत आवेश। दूसरी बात बोर्ड पर लिखी है कि यह अदिश राशि है। आवेश के लिए हमें किसी दिशा की जरूरत नहीं होती। जैसे द्रव्यमान के लिए हमें किसी दिशा की जरूरत नहीं होती, चाल बताने के लिए हमें किसी दिशा की जरूरत नहीं होती, आयतन बताने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं है, वैसे ही आवेश के बारे में बताने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं है। यह अदिश राशि है।
इसका बच्चों जो एसआई मात्रक है वो है कूलाम। इस कूलाम को दिखाया जाता है अंग्रेजी के लेटर कैपिटल सी से, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका विमीय सूत्र। तो देखिए, धारा का विमीय सूत्र अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे ए की घात 1। समय के लिए आप लिखेंगे कैपिटल टी की घात 1, यानी कि विमीय सूत्र बनने वाला है m0l0 ए की घात 1 टी की घात 1। ए यानी कि धारा का मात्रक एंपियर, और यह समय के लिए लिखा है टी, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात, आवेश का मान निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है, यानी कि किसी वस्तु पर मान लीजिए कि 2 कूलाम का आवेश है। अब दुनिया का कोई भी प्रेक्षक उस वस्तु को देखे, उस वस्तु पर आवेश 2 कूलाम ही आएगा। कोई प्रेक्षक घूम रहा हो, कोई भाग रहा हो, कोई सो रहा हो, कोई दौड़ रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। यह निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है मान। अगली बात, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। अगर किसी पिंड पर आवेश है, इसका मतलब गारंटी है कि उस पिंड का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही होगा। पर बिना आवेश के द्रव्यमान मौजूद हो सकता है। इसका उदाहरण आप न्यूट्रॉन दे सकते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश लिया जाता है 0, पर न्यूट्रॉन का कुछ द्रव्यमान तो है, यानी कि द्रव्यमान के बिना आवेश मौजूद हो सकता है, पर आवेश द्रव्यमान के बिना मौजूद नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए, ईमानदारी किसी व्यक्ति में मौजूद हो सकती है, और कोई व्यक्ति बिना ईमानदारी के मौजूद हो सकता है? सोचिएगा इस बात के बारे में। ईमानदारी मौजूद होने के लिए व्यक्ति का होना जरूरी है, आवेश मौजूद होने के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है। हां, व्यक्ति बिना ईमानदारी के भी पाया जा सकता है, और द्रव्यमान भी बिना आवेश के पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इससे। वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद करता है, उस गुण का नाम है ध्रुवता। हमारे पास 2 प्रकार के आवेश हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो जो धनात्मक आवेश है उसका मतलब क्या है? अगर किसी पिंड या निकाय में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो प्रोटोनों की तुलना में, यानी कि प्रोटॉन अधिक हो और इलेक्ट्रॉन कम हो, तो आप कहते हैं कि वो निकाय या पिंड धनावेशित है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी निकाय के लिए आपको ऋणावेश की चर्चा करनी है, तो ऋणावेशित निकाय वो निकाय होता है जिस निकाय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्यादा हो, उनका आधिक्य हो, और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? कम। यह बात समझ में आई? धनावेशित वो निकाय होगा, वो पिंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो प्रोटॉनों की तुलना में। ऋणावेशित वो निकाय होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो प्रोटॉनों की तुलना में। ठीक है, सरलता के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो कैसा आवेश? धनावेश। इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य तो कैसा आवेश? ऋणावेश। ठीक है, ये बात। जैसे आप केमिस्ट्री में Na+ दिखाते हैं, तो Na पे धनावेश है, यानी कि Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से तो क्या है? कम। Cl- दिखाते हैं, यानी कि Cl- में अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से तो ज्यादा ही है। ठीक है, ऋणावेशित पिंड का द्रव्यमान धनावेशित समरूप पिंड के द्रव्यमान से अधिक हुआ करता है। समरूप पिंड का मतलब भाई एक जैसे पिंड है, तो आपने 2 एक जैसे पिंड ले लिए। अब इसको धनावेशित करने के लिए हमें इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी तो पिंड से चला गया, यानी कि पिंड का द्रव्यमान तो हो गया है कम। दूसरी तरफ मान लीजिए आप इस पिंड को ऋणावेशित करना चाहते हैं। ऋणावेशित करने के लिए आप ला के इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, प्रदान करेंगे। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन लाके देंगे, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य अगर आप यहां बनाएंगे, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनका भी तो कुछ द्रव्यमान है। अब इसका कुल द्रव्यमान बढ़ जाएगा, भले ही यह वृद्धि कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है। लेकिन थ्योरी में अगर सवाल पूछ लिया
कि दो समरूप पिंड है, एक को धनावेशित किया और एक को ऋणावेशित किया, द्रव्यमानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? धनावेशित जिसको किया उसका द्रव्यमान घटेगा, ऋणावेशित किया उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है ये बात। चलिए, तो ये हो गई इस पेज की पूरी चर्चा। आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे क्लियर करूंगा। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की बजाय अपने हाथ से नोट्स बनाएं। इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आ जाइए अगले पेज पर। हमें पढ़ने हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण। ये गुण एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सबसे पहली बात किताब ने की है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब एक जैसे आवेश। किताब में एक अच्छा इस पे चित्र दिया हुआ है, जैसे ये धन आवेश और ये धन आवेश, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित। ये ऋण आवेश और ये ऋण आवेश, ये दोनों भी एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित। क्यों ये प्रतिकर्षित करते हैं, इसका उत्तर दुनिया में किसी को भी नहीं पता, बस पाया गया है कि ये प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे ही अगर आप विजातीय आवेशों की बात करो, अलग अलग प्रकृति के आवेशों की बात करो बेसिकली, तो वो एक दूसरे को करेंगे आकर्षित। जैसे एनसीईआरटी का एक चित्र देखिए, धन आवेश और ऋण आवेश परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। समराइज करें इसे, समझें फिर से। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। आई ये बात समझ में? तो ये रहा आपके लिए एक शानदार प्रश्न। आपके पास एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ पर रेशम का कपड़ा रगड़ा गया, उससे कांच की छड़ भी आवेशित हो गई और रेशम का कपड़ा भी आवेशित हो गया। अब आपको बताना है कि इस पे जो आवेश आया और इस पे जो आवेश आया, उनका अनुपात कितना होगा। मान लीजिए इस पे कुछ आवेश आया, इस पे भी कुछ आवेश आया, उनका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए और फटाफट से उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। फिर देखते हैं किस किस का उत्तर सही आया। चलिए, तो बच्चों इसका जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका उत्तर आता है -1। अब क्यों आता है -1, उसका कारण समझिए। उसका कारण यह है कि ये जो कांच की छड़ है, ये मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क को, रेशम को दे देती है, तो इसने तो 5 इलेक्ट्रॉन खो दिए, यानी कि इस पे धनावेश आ गया। और सिल्क ने, रेशम ने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो गया, इसलिए सिल्क पे कैसा आ गया? ऋणावेश। तो जरा ध्यान से सोचिए, इस पे आवेश अगर आप लिखना चाहें, ऐसे समझने के लिए मैं खाली संख्या ले रहा हूं, इस पे आप ले लें +5 और इस पे ले लें आप -5। आ रही बात समझ में? या ई के पदों में लिखना चाहो तो इस पे +5 ई और इस पे -5 ई। अब +5 ई और -5 ई का रेशियो लेंगे तो उत्तर कितना बचा भाई? -1 ही तो आएगा उत्तर। कितने लोगों का उत्तर सही था भाई? फटाफट बताएं। चलिए इसको समझते हैं। यहां लिखा है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश खोएगी, दूसरी वस्तु उतना ही तो आवेश ग्रहण करेगी। ठीक है ये बात। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मान लो कि ये व्यक्ति अपने मोबाइल पर मेरा लेक्चर देखने में व्यस्त है। अब एक लुटेरा या कोई चोर डाकू आया और इसके बैग से, पॉकेट से पर्स निकाल के भाग रहा है। मान लो पर्स में 5,000 रुपए हैं। तो लुटेरे ने 5,000, इस चोर उचक्के ने, इस पिक पॉकेट ने, इस पॉकेट मार ने 5,000 रुपए गेन कर लिए, प्राप्त कर लिए, यानी कि इसके पास तो हो गए +5,000 और इस बंदे ने खो दिए 5,000 रुपए, तो इसका बैलेंस हो गया अब -5,000। अब कोई कहे कि इन दोनों का अनुपात लो, +5,000 बटा -5,000, तो उत्तर कितना आएगा? -1। ये जितने पैसे खोएगा वो उतने ही पैसे कमाएगा। ठीक है ये बात। तो एक वस्तु जितना आवेश खोएगी, दूसरी वस्तु उतना ही आवेश प्राप्त कर रही है जब आप दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं। ठीक। एक और बात समझते हैं।
आवेशन की ये जो प्रक्रिया है, इस दौरान केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित किया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों ही जगह मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ठीक आसपास की कक्षाओं में पाए जा रहे हैं वो तो कहलाते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। उन पे नाभिक का बड़ा जबरदस्त आकर्षण बल लगता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के नहीं जा सकते। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में पाए जाते हैं उन पे तुलनात्मक रूप से नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। उन बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जब भी आवेशन का प्रक्रम होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही लिए या दिए जाएंगे। देखिए बात क्या लिखी है, आवेशन के दौरान केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ये बात। चलिए एक और स्टेटमेंट देखते हैं। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है। नया आवेश उत्पन्न नहीं होने का क्या मतलब है? कांच ने 5 इलेक्ट्रॉन खो दिए, सिल्क के इस कपड़े ने 5 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, तो कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। इसने 5 दिए और इसने 5 लिए। ठीक। अगली और आखिरी बात इस पेज की, स्थानांतरित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम होती है। वस्तु में तो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों, और स्थानांतरित होते हैं बहुत ही अल्प इलेक्ट्रॉन। जैसे जिस व्यक्ति के पैसे चोरी हुए उसके बैंक में, उसके घर पे तो और धनराशि पड़ी है, एक छोटा सा अंश ही उसके पॉकेट से चोरी हुआ है। ठीक है ये बात। यहां तक के नोट्स आप बना सकते हैं, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आवेशों का जोड़ना घटाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे गणित में आप संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं। जैसे इसका स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं कि इनको वास्तविक संख्याओं की भांति ही जोड़ना या घटाना होता है। किसी निकाय के आवेश का योग जब भी आप करेंगे तो उपयुक्त चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। आवेश धनात्मक है तो प्लस चिन्ह, आवेश ऋणात्मक है तो माइनस चिन्ह लेना ही पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं। इस पिंड पर -1 माइक्रोकुलाम का आवेश है, -3 माइक्रोकुलाम का आवेश यहां पर है, 4 माइक्रोकुलाम का आवेश यहां पर, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश यहां पर। किसी ने कहा कि भाई पिंड पर कुल आवेश बताइए। क्या आप उत्तर बताना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में? इस पिंड पर कुल कितना आवेश है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में यह बात मुझे बताइए। कुल आवेश सिंपल गणित की तरह जोड़ना है तो सरल ही दिख रहा है। -1 और -3 यानी कि -4, ये -4 और ये +4, ये तो गया, तो बचा कितना आवेश? 2 माइक्रोकुलाम आवेश बचा क्या? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इन्होंने भी आंसर जो यहां लिख रखा है वो है 2 माइक्रोकुलाम। और ये बात भी देखिए उपयुक्त चिन्ह के साथ जोड़ा गया है। जो ऋणात्मक आवेश था वो ऋणात्मक ही लिखा है, जो धनात्मक आवेश था वो धनात्मक लिखा है। सब जगह यही नियम अपन पालन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पेज से सरल सी इतनी बात सीखनी है कि आवेशों का जोड़ घटाव जैसे आप गणित में सामान्य संख्याओं में जोड़ घटाव करते हैं, बस वैसे ही करना होता है। यह नियम कहलाता है आवेशों की योज्यता। पढ़ते हैं भाई इससे आगे। वैद्युत आवेश संरक्षित रहते हैं। इसमें एनसीईआरटी किताब ने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश है वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है। विलगित निकाय का आवेश संरक्षित क्यों रहता है, इसको सरल बात से आप समझ सकते हैं। विलगित होने का मतलब उसके आसपास आवेशों का लेन देन करने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो किसको आवेश देगा और किससे आवेश लेगा। जैसे आप सब ने कोरोना वाला काल देखा है। अब उसमें मान लो कोई पेशेंट को वो कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव है पेशेंट, है ना, उसको रोग हो गया है, तो डॉक्टर्स उसको आइसोलेट कर देते थे, विलगित कर देते। अब उसके कोई पास नहीं जाता। अब वो किससे बात करेगा या किसकी बात सुनेगा?
जो विलगित है वो ना तो किसी से बात कर सकता है ना किसी की बात सुन सकता है। विलगित होने का यही तो मतलब हुआ। तो विलगित आवेश अगर कोई पड़ा है तो वो ना तो किसी दूसरे आवेश से आदान प्रदान कर सकता है, तो उसका खुद का आवेश हमेशा ही कैसा रह जाएगा? संरक्षित। सिंपल सी बात, अगर निकाय विलगित है इसका मतलब आवेशों का आदान प्रदान करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। कोई नहीं है तो ना तो वो किसी को आवेश देगा ना किसी से लेगा, तो उसका कुल आवेश रहेगा संरक्षित। ठीक है। अब अगर यह कथन समझ में आया है तो मैं ला रहा हूं आपके लिए कुछ शानदार प्रश्न जिनमें आपको पहचानना है सत्य या असत्य। ज्यादातर बच्चे हर साल इन सवालों का गलत जवाब देते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक सवाल पढ़िएगा और फिर उनका जवाब मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला सवाल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। हो सकता है कभी केबीसी में अमिताभ बच्चन पूछ रहे इनमें से कोई सवाल, है ना, करोड़पति बन जाएं आप। तो ध्यान से पढ़िए सवाल और बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। पहला सवाल, पृथ्वी का कुल आवेश नियत है। आपको बताना है ये कथन सत्य है कि असत्य। और इन सब का जवाब इसी पंक्ति में छुपा हुआ है जो ये ऊपर लिखी हुई है। अगर ये आपने ध्यान से पढ़ी है, वियुक्त निकाय या विलगित निकाय वो होता है जिसके आसपास आवेश का आदान प्रदान करने के लिए कोई ना हो। तो चलिए, मैं मानता हूं कि आप सबने ये प्रश्न पढ़ लिए होंगे वीडियो को पॉज करके और अपना उत्तर भी सोच लिया ही होगा। अगर सोच लिया है तो बढ़े आगे, देखें आंसर। मैं आंसर स्क्रीन पे लाने से पहले आपको बता देता हूं आंसर। शुरू के 6 प्रश्नों का उत्तर समान है और आखिरी प्रश्न का उत्तर अलग है। चलिए अब गैस कीजिए क्या उत्तर होना चाहिए। शुरू के 6 प्रश्नों का उत्तर समान है, आखिरी का उत्तर अलग है। ठीक है, अब सस्पेंस खत्म करते हैं। ये सारे शुरू के कथन है असत्य और आखिरी कथन है सत्य। अब आप सिर खुजा रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। देखिए, पृथ्वी का कुल आवेश नियत रहता है। आप ये सोच रहे हैं कि असत्य कथन कैसे हुआ। क्या पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड गिर सकता है? बिल्कुल गिरते ही रहते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी विलगित निकाय नहीं है, पहले तो यह बात यहां बिठाइए। पृथ्वी से रॉकेट बाहर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर रॉकेट एंटर भी करते हैं, उल्का पिंड भी पृथ्वी पर गिरते हैं, सूर्य से निकलने वाले कई सारे कण विकिरण पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। तो पृथ्वी एक विलगित निकाय नहीं है, पहले तो यह बात क्लियर होनी चाहिए। अब विलगित निकाय नहीं है पृथ्वी, तो फिर पृथ्वी का आवेश संरक्षित नहीं रहेगा। ये लेन देन कर सकती है आवेश का। एक रॉकेट मान लो कुछ आवेश लेके पृथ्वी से बाहर ही चला गया, सुदूर अंतरिक्ष में चला गया, तो पृथ्वी का कुल आवेश बदल गया। एक उल्का पिंड आके पृथ्वी पर गिर गया तो भी पृथ्वी का कुल आवेश तो बदल गया, यदि उल्का पिंड पे कुछ आवेश रहा हो तो। पृथ्वी विलगित निकाय नहीं है, इसलिए फिर पृथ्वी के लिए कुल आवेश संरक्षण का नियम सत्य नहीं है। ठीक है ये बात। ब्रह्मांड का तो कुल आवेश नियत है ही। ब्रह्मांड मतलब तो आपने सब कुछ ही ले लिया, तो उसमें तो जितना आवेश है वो नियत है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। शायद आपने ये बात पढ़ रखी होगी। आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं एक से दूसरे में, है ना। चलिए, बढ़िया सवाल थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने लोगों के सारे जवाब सही आए? फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में किन बच्चों के सारे जवाब सही थे। आगे बढ़ते हैं भाई। वैद्युत आवेश के इसी मूल गुण आवेश के संरक्षण को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक में कुछ और शानदार पंक्तियां दे रखी है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये बात तो अभी पिछले पेज पर भी देखी थी कि आवेश को न तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो संरक्षण वाला नियम पिछले पेज पर पढ़ा था, ये हर जगह समान रूप से वैलिड है, लगता है, काम करता है। आप चाहे रासायनिक अभिक्रिया ले लो, आप चाहे परमाणु के अंदर कोई होने वाली रिएक्शंस की, प्रक्रियाओं की, अभिक्रियाओं की बात कर लो, आप नाभिकीय अभिक्रियाएं ले लो, हर जगह आवेश संरक्षण का नियम लगता ही लगता है। जैसे
एक रासायनिक अभिक्रिया आपकी फेवरेट, आपको सरलता से समझ में आने वाली, Na+ और Cl- मिलकर बना रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। अब ये नमक वैद्युत रूप से उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है, इसका कुल आवेश है 0। पर अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी तो कुल आवेश 0 ही है। एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश मिलके नेट तो कितना है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आवेश, इधर भी 0 आवेश, तो आवेश ना तो उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट। कुल आवेश 0 इधर है, कुल आवेश 0 उधर है। ठीक है, एक नाभिकीय अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। 92 यूरेनियम 238, इससे बना एक आपके पास 90 थोरियम 234 और एक 2 हीलियम 4 यानी कि अल्फा खंड। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां प्रोटोनों की संख्या है 92, इनको भी जोड़ लीजिए, देखिए प्रोटोनों की संख्या कितनी आ रही है, क्या 92 आ रही है? जितने प्रोटॉन यहां पर है ठीक उतने ही प्रोटॉन यहां पर हैं, यानी कि कुल आवेश क्या रह रहा है, संरक्षित। इस पे कई बार पेपर में सवाल आए हैं इस नाभिकीय अभिक्रिया पे, इसे इंपॉर्टेंट लिखिएगा आप अपने नोट्स में। ठीक है, अगली बात, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और उसका एक एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ये दोनों परस्पर संघट करते हैं, मिलते हैं, टकराते हैं, तो ये दोनों विलोपित होकर 2 गामा फोटोन बनाते हैं। गामा फोटोन केवल ऊर्जा है, उस पर कोई आवेश नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहां कुल आवेश 0 है, गामा फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, और यहां भी कुल आवेश 0 है, एक माइनस आवेश है तो एक प्लस आवेश है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आवेश और राइट हैंड साइड में भी 0 आवेश। फिर से इसी बात की पुष्टि हो रही है कि आवेश न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब एक और प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। एक गामा विकिरण जो है वो आपको देती है E- प्लस E+, यानी कि ये गामा विकिरण से आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल गए। अब जरा देखिए, इधर इधर 0 आवेश, इधर भी कुल आवेश 0। ठीक है, LHS में 0 आवेश, RHS में 0 आवेश, आवेश ना तो बना है ना ही नष्ट हुआ है। एक और बात देख लेते हैं, इसको लिख भी दिया है कि घटना से पहले और घटना के बाद में कुल आवेश 0। एक एग्जांपल मैं आपको न्यूट्रॉन का भी दे देता हूं, एनसीईआरटी में उसका जिक्र है, तो ये रहा न्यूट्रॉन का एग्जांपल। न्यूट्रॉन से बना एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। अब आप देखें तो इधर कुल आवेश 0 है, प्रोटॉन पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, तो प्लस माइनस नेट मिलके इधर भी आवेश 0 है। और ये जो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है ये आवेशित नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, तो इधर भी कुल आवेश 0 है और इधर भी कुल आवेश 0 ही है। तो इस पेज का सार इतना सा है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। दुनिया की किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो, रासायनिक हो, परमाणुविक हो, नाभिकीय हो, उनमें आवेश संरक्षण का नियम लगता ही लगता है। LHS में जितना आवेश है अभिक्रिया के RHS में भी कुल उतना ही आवेश उपस्थित होगा। आवेश को ना तो बनाया जाएगा ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये रहे आपके लिए शानदार नोट्स, ये चैलेंज है। इतने बेहतरीन नोट्स हिंदी माध्यम में आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, जचे जहां ढूंढ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला आवेश का जो मूल गुण है वो है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। लोगों ने यह सोचा कि ठीक है, प्रकृति में चीजों पर कुछ पर आवेश पाया गया है, न्यूनतम कितना आवेश पाया जा सकता है किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पिंड पर, किसी भी चीज पर। जो न्यूनतम आवेश किसी भी चीज पर पाया गया, मिलिकन ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया, वो आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये परिमाण दे रखा है मिलिकन ने यहां पर। नियम यह कहता है कि किसी भी पिंड पर पाया गया मुक्त आवेश हमेशा होगा n इंटू ई। ई का मान ये रहा, n कुछ भी हो सकता है, जो नंबर यहां लिख रखे हैं उनमें से,
यानी कि n शून्य हो सकता है, वस्तु निरावेशित है, वस्तु पर कोई आवेश ही नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं वस्तु में उतने ही प्रोटॉन हैं, तो कुल आवेश हो गया 0, वस्तु हो गई वैद्युत रूप से उदासीन। उसके लिए तो n बराबर 0 इस्तेमाल हो जाएगा। फिर आप +-1 रख सकते हैं, +-2 रख सकते हैं, +-3 रख सकते हैं। ये n जो है वो पूर्ण संख्या ही आएगा, ये भिन्न संख्या नहीं आ सकता। इसका आशय यह है कि आप किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आधा इलेक्ट्रॉन निकाला या दिया नहीं जा सकता। तो देखिए n 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। n 1.7 नहीं आ सकता, 1.7 इलेक्ट्रॉन ना निकाले जा सकते हैं ना ही दिए जा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हो और मास्टर जी को बच्चों को बाहर निकालना हो, तो एक बच्चे को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे। क्या मास्टर जी 1.7 बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं क्या? तो वहां जो क्वांटीकरण है बच्चों का वो है 1, कम से कम 1 बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। फिर 1 के पूर्ण गुणज में बच्चों को बाहर निकाला जाएगा, 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5। इन 5 बच्चों को बाहर निकाल दो। ये बहुत बातें कर रहे हैं, आई बात समझ में? जो बच्चे कक्षा से बाहर जाएंगे वो हमेशा पूर्ण संख्या में होंगे। अच्छा, कक्षा बिल्कुल अनुशासित है, कोई शोर मचा ही नहीं रहा, बाहर कितने बच्चों को भेजा भाई? 0। ठीक है। अब अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिया जाता है -e। देखिए ध्यान रखिएगा, e का मान इतना लिया गया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आता है ऋणावेश। तो -e का मतलब गणितीय रूप में लिखो तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार प्रोटॉन पर आवेश जो आएगा वो आएगा धन आवेश +e, यानी कि प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आ गई ये बात समझ में? बढ़ते हैं इससे आगे। आवेश के क्वांटीकरण का जो महत्व है वो केवल छोटे स्तर पर है, सूक्ष्म स्तर पर है। जब आप परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं तो आवेश का क्वांटीकरण का नियम उपयोग में लिया जाता है। बड़े स्तर पर, स्थूल स्तर पर आवेश के क्वांटीकरण नियम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि बड़े स्तर पर, जैसे मान लो आपने 1 कप पानी लिया और मान लीजिए वो पानी आवेशित है, उसमें आवेशों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि आप वहां क्वांटीकरण नियम का उपयोग नहीं करेंगे। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। आपने हाथ में 1 मुट्ठी रेत ली, तो रेत आपको सतत सी दिखाई देती है। क्या आप अलग अलग उसके एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वो सब देख पाते हैं? रेत का एक एक क्वांटम, एक एक दाना क्या आप क्लैरिटी से देख पाते हैं, या आपको हाथ पे रेत एकदम सतत सी दिखाई देती है? हाँ, आप कोई बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप लगा लें तो फिर आपको अलग अलग दाने दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। बहुत सूक्ष्म स्तर से आप देखना शुरू कर दें तो आपको चीजें अलग अलग दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आपकी हथेली में हो सकता है कि दूर से देखो तो आपको पतली पतली लाइनें दिखाई ना दे, बहुत पास से, करीब से देखो, सूक्ष्म स्तर पर हो सकता है कि कुछ कुछ अलग अलग रेखाएं भी आपको बनी हुई पतली पतली दिखाई दे। तो आवेशों का जो क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो छोटे स्तर पर ही प्रयोग में लिया जाता है। स्थूल स्तर पर, बड़े स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं है। तो आप ये बात भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में इस पे पीछे एक सवाल भी दे रखा है और बीच में एक उदाहरण भी दिया हुआ है किताब में, पढ़िएगा बुक एक बार। यहां तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो अपन बढ़ते हैं इससे आगे। क्वांटमीकरण फिजिक्स में कई और जगह भी उपयोग में आएगा। जैसे आपने परमाणु वाला चैप्टर अगर पढ़ रखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं। हाइड्रोजन की चर्चा चल रही है यहां पर, तो हाइड्रोजन के लिए n बराबर 1 स्तर की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद n बराबर 2 की ऊर्जा दे रखी है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच में कोई ऊर्जा संभव ही नहीं है। हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की चाल क्वांटीकृत है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या क्वांटीकृत है, कोणीय संवेग क्वांटीकृत है, कोणीय चाल क्वांटीकृत है। यानी कि उनकी कुछ खास खास वैल्यू हो सकती है, हर संभव वैल्यू नहीं हो सकती, संभव नहीं है। आ गई ये बात समझ में? अच्छा, और अगर अपन बातचीत करें कक्षा 11th की,
तो आपने रस्सी पर ये इस तरह की तरंगे देखी होंगी, गिटार पर बनने वाली तरंगे, गिटार के तार पर बनने वाली तरंगे। अगर आपको इनकी आवृत्तियों के सूत्र याद हो तो मूलभूत आवृत्ति होती थी V/12, फिर आती थी 2V/12, फिर आती थी 3V/12। तो V/12 और 2V/12 के बीच में कोई आवृत्ति संभव नहीं है। जो आवृत्तियां इसमें थी वो V/12 का पूर्ण गुणज थी। क्लियर है ये बात? यानी कि अप्रगामी तरंगों में दोलन की जो प्राकृतिक आवृत्तियां हैं वो क्वांटीकृत है। V/12 इंटू 1, V/12 इंटू 2, V/12 इंटू 3। तो यहां आवृत्तियां क्वांटीकृत है। बोर के परमाणु वाले मॉडल में बहुत सारी चीजें क्वांटीकृत हैं। पर फिर एक अनसुलझा सवाल कि भौतिक विज्ञान में क्यों कुछ राशियां क्वांटीकृत है और क्यों कुछ राशियां क्वांटीकृत नहीं है, इसका अब तक दुनिया में किसी के पास जवाब नहीं है। जैसे द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं है। वस्तु का द्रव्यमान 1 किलो भी हो सकता है, 1.001 किलो भी हो सकता है, 1.0001 किलो भी हो सकता है, 1.002 भी हो सकता है, 1.2 किलो भी हो सकता है, 1.7 किलो भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। यानी कि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं है, जबकि ये जो राशियां यहां दे रखी है ये क्वांटीकृत हैं। आवेश भी क्वांटीकृत है। चलिए, तो ये बात यहां लिख दी आपके नोट्स बनाने के लिए कि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा विचार करके मुझे कुछ राशियां बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो आपको लगता है कि क्वांटीकृत हैं, और कुछ ऐसी राशियां भी बताइएगा जो आपको लगता है कि ये क्वांटीकृत नहीं है। जैसे परीक्षा में आपके कितने नंबर आते हैं, क्वांटीकृत आते हैं या क्वांटीकृत नहीं आते हैं, सोच के बताइएगा। चलिए, अब ये सवाल कि भाई क्यों कुछ राशियां भौतिक विज्ञान में क्वांटीकृत हैं और क्यों कुछ नहीं है, इसका जवाब मैं तो नहीं जानता। ये आपको नमस्कार, अगर आप ढूंढ पाए तो नोबेल प्राइज ले जाएं। मुझे तो इसका जवाब नहीं पता है। ठीक है, आगे आते हैं भाई। अब एक और सवाल, -1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? हम करेंगे इन नियमों का प्रयोग जो हमने पहले पढ़े हैं, ये वाले Q बराबर Ne, ये जो नियम पढ़ा है इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए आता हूं मैं इस सवाल पर और लिखते हैं इसका जवाब। अपन सूत्र हमारे पास आसान सा दे ही रखा है, तो इसका हल यहां कर लेते हैं भाई। सूत्र था Q बराबर Ne। सहमत है आप सब इससे? Q कितना दिया है, इसको 1 रख देता हूं। माइनस चिन्ह तो यह दिखा रहा है कि इस पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मैं परिमाण अभी निकाल रहा हूं। माइनस चिन्ह तो यह दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, परिमाण 1 रख दिया। N मुझे पता नहीं है। E मैं जानता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये बात समझ में आई? और ये आवेश भी तो 1 कूलाम है। आप भौतिक विज्ञान में आदत डाल लें, चीजें सही मात्रकों के साथ लिखी जाए। अब जरा ध्यान दें तो क्या कूलाम से कूलाम गया? तो ये मात्रक से ये वाला मात्रक गया। आपका उद्देश्य लाना था n, तो n इधर लिख लिया। अब n बचा क्या? 1 बटा ये राशि। आप तो गणित में एक्सपर्ट हैं ही, तो फटाफट से ये कैलकुलेशन मुझे करके बताएं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये संख्या आ कितनी रही है? ये संख्या लगभग आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ये बहुत बड़ी संख्या है भाई। 1 कूलाम आवेश किसी वस्तु पर प्रदान करना हो तो बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन, अगर आप वस्तु को ऋणावेशित करना चाह रहे हैं तो देने पड़ेंगे इतने सारे इलेक्ट्रॉन, और धनावेशित करना चाह रहे हैं तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपको वस्तु से निकालने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए भौतिक विज्ञान में हम कभी भी इस तरह के आवेशों की चर्चा नहीं करेंगे। 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम। आप याद करें, हमने जो आवेश शुरू में एक उदाहरण में लिए थे वो माइक्रो कूलाम में थे। हम छोटे परिमाण के आवेशों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिक परिमाण के आवेशों के लिए तो आपको बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकालने या देने पड़ते हैं। इनमें कई सौ साल लग जाते हैं। एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पल नंबर 1 खोल के देखिएगा, उसका जो उत्तर आ रहा है वो कई सौ साल में आ रहा है।
किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अगर आप उसको आवेश देना चाह रहे हैं तो समय इतना लग जाएगा कि उम्र ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम इस तरह के आवेशों की चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किसी निकाय से 100 इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया गया है, फटाफट बताइए वस्तु धनावेशित होगी कि ऋणावेशित। पहले तो वस्तु उदासीन थी, फिर आपने उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी करवा रहे हैं, यानी कि वस्तु हो जाएगी हमारी धनावेशित। तो चलिए उत्तर लिख लेते हैं। हम तो फिर से वही सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, Q बराबर NE। N कितना दे रखा है, 100 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या 100 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं वस्तु से? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 100 तो पूर्णांक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, 100 निकाल सकते हो, 1000 निकाल सकते हो, करोड़ निकाल सकते हो। 1.135, 2.7, 5/6 ये इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं जा सकते। चलिए E कितना भाई, E हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपके पास ये आ गया आवेश का मान Q बराबर 10 की घात को एडजस्ट कर लीजिए, तो 1.6 इंटू 10 की घात -17 कूलाम। 19 तो यहां था ही ऋणात्मक में और 2 यहां धनात्मक में, 10 की घात 2। तो ये गणित तो सबको समझ में आती है। अच्छा, कोई पूछे कि ये पिंड अब कैसा हुआ है, तो अब पिंड क्या हो चुका है, चूंकि आपने इसमें से इलेक्ट्रॉनों को हटाया है इलेक्ट्रॉनों को, तो पिंड धनावेशित हो गया है। बड़े आगे इससे। चल अब फिर से कुछ सवाल, और ये सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप खुद ही हल करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर ईमानदारी से बताएंगे। एक आध सवाल आपकी मदद करने के लिए मैं हल कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये पहला सवाल हल करना चाहें अपन, तो इधर लिख लेते हैं। ये वाला सवाल हल कर रहे हैं अपन, ठीक है। सूत्र हम जानते हैं Q बराबर NE। Q कितना दिया भाई, 3.2 इंटू 10⁻⁻20। N मुझे पता नहीं है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। कुलाम से कुलाम कैंसिल होना है, आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों जगह पहले लिखें और फिर उसको कैंसिल करवाएं। चॉइस इज योर्स, आप चाहें जैसा कर ले। अब गणना हमें N की करनी है, तो N बराबर कितना आया भाई, 3.2 इंटू 10 की घात -20। ये तो इधर पड़ा रहा, और ये पद आप इधर ले आए, N छोड़ दिया और ये पद इसके नीचे ले आए, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये भी ठीक है। इससे आगे बढ़ूं तो 1.6 से 3.2, यहां क्या बचा, 2, और 10 की घात -19 ऊपर जाके हो गई प्लस की, यानी कि यहां बचा है बेसिकली 2 इंटू 10 की घात -1। ये -19 ऊपर जाके प्लस का हो गया, तो -20 और प्लस का 19, तो बचा कितना, -1। यानी कि ये पद बचा 2/10। 2/10 यानी कि 1/5, या आप इसे लिख सकते हैं 0.2। जरा ध्यान से देख के बताइए, क्या n पूर्णांक है? क्या n पूर्णांक है? नहीं है। n तो पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये आवेश संभव नहीं है। इसका उत्तर आएगा ये आवेश असंभव है। आपको सारे सवालों में यही काम करना है, जो आवेश दिया गया उसको इधर लिखिए, फिर n इंटू ई लिखिए, फिर गणित करके n का मान प्राप्त कीजिए। अगर n पूर्णांक आ जाता है तो वो आवेश संभव है, n अगर पूर्णांक नहीं आता तो आवेश संभव नहीं है। आगे बात समझ में? अच्छा, ये सारी चर्चा कौन से आवेशों की चल रही है? मुक्त आवेशों की। बद्ध आवेशों की चर्चा अभी इसमें हम कर नहीं रहे हैं। ये सारी चर्चाएं मुक्त आवेशों के लिए चल रही है, ठीक है। तो ये रहे भाई आपके प्रश्न, ये आपको खुद से उतारने हैं, सारे सवाल हल करने हैं और उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। तरीका समझ गए क्या करना है?
और अगर आप चाहें तो मैं एक आध सवाल और सॉल्व कर देता हूं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक सवाल और हल कर ही देते हैं आपके लिए, इसको क्लीन करते हैं। मान लीजिए आप ये सवाल हल करना चाहें, अब आपको लिखना फिर से वही है, Q बराबर एनी। Q कितना है भाई 0.8 इंटू 10 की घात -17। N पता नहीं है, E का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19। N को उधर छोड़ दीजिए, ये 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 को आप इधर नीचे ले आइए, तो गणित ऐसी बन जाएगी अब अपने पास 0.8 इंटू 10 की घात -17 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19 इज इक्वल टू n। लिख सकते हैं ऐसा। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 0.8 से 1.6 को आप कैंसिल कराएं तो यहां नीचे 2 बच जाएगा। 10 की पावर -17 और 10 की पावर ये जो -19 है ये ऊपर गई तो ये +19 हो जाएगी। +19 और -17 यानी कि ऊपर बचेगी 10 की पावर 2। एग्री। और इधर अपने पास बचा हुआ है n, तो n बराबर ये आया, यानी कि n बराबर आ गया 100 बटा 2। और ये तो संभव है भाई, n तो 50 आ गया। 50 एक पूर्णांक है, पूर्णांक होने का मतलब ये वाला आवेश संभव है। तो 2 सवाल मैंने कर दिए, एक असंभव वाला एक संभव वाला। अब बचा हुआ है आपका होमवर्क। देखते हैं सबसे पहले कौन हल करता है और किसके सबसे ज्यादा सही आंसर कमेंट बॉक्स में आते हैं। तो फटाफट से लिखिए ये सारे सवाल और सॉल्व करके कॉपी मम्मी या पापा से चेक करवा लेना, दिखाना उनको, देखो सर ने होमवर्क दिया, मैंने किया है, आप चेक करके साइन कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। आवेशों का संसूचन कैसे करें, पता कैसे करें कि यह वस्तु आवेशित है कि नहीं है, उसके लिए एनसीईआरटी बुक ने एक बहुत सरल यंत्र दे रखा है जिसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसमें यहां सोने की पतली पतली पत्तियां लगी होती है, सोने की चालकता बहुत अधिक होती है। ऊपर एक धात्विक ये हिस्सा लगा हुआ था, एक रॉड है धातु की यहां पर, और ऊपर एक धात्विक हिस्सा लगा हुआ है। मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देता हूं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है। ये सोने की पतली पतली पन्नियां हैं, यहां धातु की घुंडी है और एक धातु की छड़ लगी हुई है। एक्चुअल में यह व्यवस्था ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आप किसी धनावेशित छड़ को यहां लेके आए, जैसे ही धनावेशित छड़ को आप यहां लेके आए, क्या होगा? अगर यह छड़ चालक है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होंगे धनावेश की तरफ। इस सोने के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होके यहां आना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से भागते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही क्या कहलाती है? धनावेश। सोने की पत्तियों पर इलेक्ट्रॉन कम होते गए तो सोने की पत्तियां होती जाएगी धनावेशित। अब समान आवेश प्रतिकर्षित करता है तो ये पत्तियां फैल जाएगी। इस पे जितना ज्यादा धनावेश होगा यहां के उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेंगे, तो यहां उतना ज्यादा धनावेश बनता जाएगा और धनावेश धनावेश प्रतिकर्षित करता जाएगा तो ये पत्तियां दूर दूर फैलती जाएगी। यानी कि वस्तु ज्यादा आवेशित होगी तो पत्तियां दूर दूर फैलेगी, वस्तु आवेशित नहीं होगी तो पत्तियां रहेगी एकदम पास में। आ गई ये बात समझ में? अगर कोई वस्तु अनावेशित है, निरावेशित है, तो उसका मतलब यह है कि उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, इसलिए कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई? 0। ठीक है ये बात। चलिए ये नोट्स बनाइए आप अपने फटाफट, फिर बढ़ते हैं इससे आगे। अगले लेक्चर में हमें जरूरत पड़ने वाली है बिंदु आवेशों की। तो बिंदु आवेश किसे कहते हैं? किसी ऐसी वस्तु जिस पर आवेश दिया गया हो, उसका आकार और उस सवाल में जो दूरियां काम में आ रही है उनकी तुलना करें तो दूरियां बहुत बड़ी बड़ी हैं और वस्तु का आकार बहुत छोटा छोटा है, तो आप उसको क्या मान लेंगे? बिंदु। ठीक है। अगला, सतत आवेश किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने रेत का एग्जांपल आपको दिया था, मुट्ठी में आप रेत भर लें तो आपकी मुट्ठी में रेत आपको सतत दिखाई देती है, वास्तव में है तो उसमें रेत के छोटे छोटे असंख्य कण। उदाहरण से समझिए इस बात को। मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे बिंदु पास पास में ही बना दिए,
अब आप अपने मोबाइल फोन से, आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जिसमें भी ये वीडियो देख रहे हैं, उससे बहुत दूर चले जाइए। फिर आपको देखिए कि ये व्हाइट वाली चीजें जो मैंने अभी बनाई वो कैसी दिखाई देती है। आपको ये एक सतत रेखा दिखाई देगी। अच्छा, अब आप स्क्रीन को जूम कीजिए, इसके एकदम पास में आ जाइए, आपको ये अलग अलग बिंदु दिखाई देंगे। अगर बहुत सूक्ष्म लेवल पर देखें तो सतत आवेश वास्तव में बहुत सारे बिंदु आवेशों का ही कलेक्शन है, ऐसे बिंदु आवेश जो पास 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 रखे हुए हैं। ठीक है ये बात? चल इसको समझ लेते हैं अपन। तो बहुत सारे बिंदु 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 अगर आप पास पास रख दें और दूर से आप देख रहे हो तो वो आपको दिखाई देगी एक सरल रेखा। हां, अगर आप जूम करके देखें तो फिर आपको अलग अलग बिंदु दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। यानी कि सतत आवेश वितरण वास्तव में बहुत सारे बिंदु आवेशों से ही मिलके बना हुआ है, ऐसे बिंदु आवेश जो आपने करीब करीब पास पास रख दिए हैं। ठीक है ये बात? तो बच्चों ये हो गया हमारा आज का शानदार लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया बातें समझ में आई होगी, और चूंकि आपको बातें अच्छे से समझ में आई है इसलिए आपके लिए है ये होमवर्क। ये सारे सवाल आप खुद करेंगे। कोई सा भी सवाल अगर आपका अटकता है तो आपको उसका जवाब मिलेगा एनसीईआरटी बुक के अंदर। प्लीज किताब उठाइएगा और शुरू के 1-2 पन्ने पढ़िएगा। गुलाम का नियम शुरू होने से पहले की पूरी एनसीईआरटी बुक अब आप पढ़ सकते हैं और आपको शानदार तरीके से किताब समझ में आ जाएगी। और प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अपने नोट्स खुद बनाइए। स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के कोई फायदा नहीं है। मैंने भी ये वीडियो बनाने में, ये स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत की है और मैं आपसे भी उतनी ही मेहनत की उम्मीद करता हूं। आपको अच्छा समझ में आएगा अगर आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे। और प्लीज इन सवालों को हल कीजिएगा और मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, अगर किसी सवाल का उत्तर आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहा तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको उसका जवाब समझा दूंगा। टेक केयर, स्टे ऑसम, बाय बाय।